प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। आज का अपना जो टॉपिक होगा विश्व इतिहास में वाणिज्यवाद, जो कि वाणिज्यवाद व्यापार से संबंधित है। अर्थात इसमें यूरोपीय जो देश थे, उन देशों ने अपने जो व्यापार को बढ़ाने के लिए इसको प्रोत्साहन दिया था। अर्थात अपना व्यापार किस प्रकार बढ़ाया जाए, किस प्रकार मुनाफा कमाया जाए। तो ये जो अपना आज का टॉपिक है वाणिज्यवाद। वाणिज्यवाद जो कि 16वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी के मध्य हुआ था। इसका समय 1600 ईस्वी से 1780 ईस्वी के मध्य था। वाणिज्यवाद जो है, इसका परिचय वाणिज्यवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग स्कॉटलैंड के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री एडम स्मिथ ने किया था। सर्वप्रथम प्रयोग, प्रथम प्रयोग। वाणिज्यवाद स्कॉटलैंड के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री एडम स्मिथ ने इसका प्रयोग किया था। और इसकी एडम स्मिथ की जो है पुस्तक थी वेल्थ ऑफ नेशन। पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशंस। इसमें जो इस शब्द का प्रयोग किया गया था, वाणिज्यवाद की अवधारणा का सर्वप्रथम जन्म स्पेन में हुआ था। अवधारणा का जन्म, वाणिज्यवाद की अवधारणा का जन्म सर्वप्रथम स्पेन में हुआ था। वाणिज्यवाद का उद्देश्य अधिकतम लाभ कमाना था। वाणिज्यवाद का उद्देश्य अधिकतम लाभ कमाना था। क्योंकि जो व्यापारी होते थे, व्यापारियों का जो व्यापार करने का उद्देश्य यह था कि भाई हमें व्यापार में अधिक से अधिक लाभ मिले। तो लाभ प्राप्त करने के लिए तो ये तो व्यापार करते हैं ताकि उनको अधिक से अधिक लाभ मिले। व्यापारी ये नहीं चाहते कि हमें व्यापार में घाटा हो। व्यापारी चाहते हैं कि वह हम जो व्यापार करें उस व्यापार में हमें अधिक से अधिक फायदा हो, लाभ हो। उस लाभ के उद्देश्य से ये क्या करते हैं, व्यापार करते हैं। तो इसका जो है उद्देश्य था अधिकतम लाभ कमाना था। फिर उसके बाद वाणिज्यवाद की अवधारणा 3G, वाणिज्यवाद की अवधारणा जो कि 3G पे निर्भर है। 3G यानी गॉड, गोल्ड,
और ग्लोरी। ये 3G के जो है सिद्धांत पर ये वाणिज्यवाद की अवधारणा निर्भर है, अर्थात 3G यानी गॉड, गोल्ड और ग्लोरी। वाणिज्यवाद का प्रसिद्ध नारा था अधिक स्वर्ण प्राप्त कर अधिक शक्तिशाली बनो। वाणिज्यवाद का प्रसिद्ध नारा, प्रसिद्ध नारा, इसका प्रसिद्ध नारा था अधिक स्वर्ण प्राप्त कर अधिक स्वर्ण प्राप्त कर अधिक शक्तिशाली बनो, अधिक शक्तिशाली बनो। ये इसका प्रसिद्ध नारा था, क्योंकि आपको पता ही है कि जो है वर्तमान समय में जो कि कीमती धातु जो सोना है, और जिसके पास सोना है वो सबसे शक्तिशाली माना जाता है, क्योंकि सोना जो है इससे व्यक्ति का वर्चस्व, प्रसिद्धि जो होती है, जिसके पास सोना अधिक होता है उससे वो व्यक्ति अधिक प्रसिद्धि प्राप्त करता है। और ये भी कहा गया है कि भी अधिक स्वर्ण प्राप्त कर अधिक शक्तिशाली बनो। वाणिज्यवाद को अन्य देशों में अलग अलग नामों से भी जाना जाता है, जैसे कि फ्रांस में कॉल्बर्टवाद, जर्मनी में कैमरलिज्म और इंग्लैंड में मर्केंटिलिज्म आदि नामों से भी जाना जाता है। जैसे कि इसको अन्य देशों में नाम, अन्य देशों में वाणिज्यवाद, वाणिज्यवाद को अन्य नामों से भी जाना जाता है। तो इसमें फ्रांस में इसको कॉल्बर्टवाद कहा जाता है। फ्रांस में कॉल्बर्टवाद, जर्मनी में इसको कैमरलिज्म, कैमरलिज्म, और इंग्लैंड में इसको मर्केंटिलिज्म, मर्केंटिलिज्म आदि नामों से इनको जाना जाता है। अर्थात फ्रांस, जर्मनी और इंग्लैंड में ये जो है वाणिज्यवाद जो है इस नाम से प्रसिद्ध है। वाणिज्यवाद 16वीं से 18वीं शताब्दी के मध्य यूरोप में प्रचलित हुआ आर्थिक व्यवहार था, आर्थिक सिद्धांत व्यवहार था जो राजकीय नियमों द्वारा राष्ट्रीय हितों, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के अनुकूल प्रोत्साहित किया गया था। इसके पीछे किसी शक्तिशाली राष्ट्र के विकास की भावना कार्य थी। इसके पीछे, वाणिज्यवाद के पीछे वाणिज्यवाद के पीछे किसी शक्तिशाली राष्ट्र की भावना, राष्ट्र की भावना काम कर रही थी। वाणिज्यवाद में आर्थिक राष्ट्रवाद अर्थात आर्थिक जीवन, उद्योग धंधे संबंधी कार्य तथा व्यापारिक कार्यकलापों पर सरकारी नियमन पर बल दिया जाता था। अब यह वाणिज्यवाद का अर्थ, वाणिज्यवाद का अर्थ वाणिज्यवाद जो है इसका जो अर्थ इस जो है
किसी राष्ट्र द्वारा व्यापार को एक मुहिम या अभियान के रूप में संचालित करने को वाणिज्यवाद कहा जाता है। यानी किसी भी राष्ट्र द्वारा व्यापार को एक मुहिम या अभियान द्वारा संचालित करने को वाणिज्यवाद कहा जाता है। कहा जाता है। अर्थात वाणिज्यवाद को बूलियनवाद भी कहा जाता है। अर्थात वाणिज्यवाद को बूलियनवाद भी कहा जाता है। इस विचारधारा में बहुमूल्य धातुओं सोना चांदी के निर्गमन को हतोत्साहित कर, यानी बूलियनवाद, बूलियन का अर्थ होता है सोना चांदी, यानी सोने चांदी जो बहुत ही कीमती धातु है और इनको बूलियन भी कहा जाता है। तो इसमें जो इस विचारधारा में बहुमूल्य धातुओं सोना चांदी के निर्गमन को हतोत्साहित कर आगमन को प्रोत्साहित करना, निर्गमन को क्या करना, हतोत्साहित करना, अर्थात आगमन को प्रोत्साहित करना, यानी अधिक से अधिक दूसरे देशों का सोना और चांदी हमारे देश में आए। तो आगमन को प्रोत्साहित करना, देश के निर्यात में वृद्धि के प्रयत्न और आयात पर संरक्षणात्मक चुंगियां लगाकर राष्ट्रीय उद्योगों की रक्षा जैसी बातों पर बल दिया जाता था। तो इस बात पर बल दिया जाता था फिर ये वाणिज्यवाद के अंतर्गत वाणिज्यवाद के अंतर्गत अब वाणिज्यवाद के अंतर्गत क्या है, तो वाणिज्यवाद के अंतर्गत है ईसाई धर्म का प्रचार करने, राष्ट्रीय गौरव को स्थापित करने तथा महत्वपूर्ण मूल्यवान वस्तुओं के संग्रह पर अधिक से अधिक जोर दिया गया। तो इसमें इसके अंतर्गत हो गया एक तो ईसाई धर्म का प्रसार करने, राष्ट्रीय गौरव को स्थापित करने एवं महत्वपूर्ण मूल्यवान वस्तुओं के संग्रह पर अधिक से अधिक जोर दिया गया था। इसके लाभ प्राप्ति के लिए मानव को भी क्रय किया गया था, अर्थात मानव को भी क्रय का साधन बना दिया गया था, जो कि इसका एक दुष्परिणाम था। अब वाणिज्यवाद के सिद्धांत, वाणिज्यवाद के सिद्धांत, तो वाणिज्यवाद के सिद्धांत जो कि इसमें सबसे पहला है अधिकाधिक सोने चांदी का संग्रह। इसमें पहला है अधिकाधिक सोने चांदी का संग्रह।
तो इसमें यह बताया गया कि वाणिज्यवादियों का मानना था कि अधिक से अधिक सोने चांदी का संग्रह करो और प्रसन्न रहो। यानी इसमें सबसे अधिक आप क्या करो, सोने चांदी का संग्रह करो और क्या रहो, प्रसन्न रहो। विलियम पेटी का मानना है कि सोने चांदी जैसी वस्तुओं का संग्रह करने अर्थात यानी उनका अधिक से अधिक संग्रह करना चाहिए, क्योंकि ये वस्तुएं मूल्यवान होती है। विलियम पेटी ने कहा था, विलियम पेटी तो इसने क्या कहा, अधिक से अधिक सोने चांदी का संग्रह करो क्योंकि ये मूल्यवान वस्तुएं होती है तथा कभी भी समय से पूर्व समाप्त नहीं होती है। समय बीत जाने के बाद भी इसका मूल्य पहले की तरह ही होता है। तो विलियम पेटी ने यह बात कही कि आप क्या करो, अधिक से अधिक सोने चांदी का संग्रह करो, अर्थात ये जो क्या होती है, मूल्यवान है। सोने चांदी जो है, सोने चांदी जो कि क्या है, मूल्यवान है, इनका अधिक से अधिक संग्रह करना चाहिए, अर्थात ये जो है समय से पहले समाप्त नहीं होती। दूसरा है, धन की सहायता से ही एक विशाल और मजबूत सेना। दूसरा है, धन की सहायता से एक विशाल व मजबूत सेना। तो इसमें दूसरा सिद्धांत यह बताया गया है कि वही जिसके पास धन है, धन अधिक है, तो वह देश अपने लिए एक बड़ी विशाल सेना का गठन कर सकता है और सेना के द्वारा ही वह शक्तिशाली बन सकता है। तो अच्छे सैनिकों की भर्ती उनकी कीमत पर भी निर्भर होती है। अगर अच्छे सैनिक आपको रखना है तो अच्छे सैनिकों के लिए अच्छी कीमत भी उनको देनी पड़ेगी। इसलिए जो है धन की सहायता से विशाल सेना का गठन किया जा सकता है। देश की सेना मजबूत होगी तो राष्ट्र की सुरक्षा भी आसानी से की जा सकती है। अगर देश की सेना मजबूत होगी तो दूसरे देश जो है आक्रमण करने से कतराएगा। इसलिए हमारे देश की जो सेना है मजबूत होनी चाहिए। तो ये भी जो है इस पर निर्भर करती है, ये वाणिज्यवाद का एक सिद्धांत है। फिर इसके बाद नेक्स्ट है अनुकूल व्यापार सिद्धांत। तीसरा है अनुकूल व्यापार का सिद्धांत। अनुकूल व्यापार से ये तात्पर्य है कि हम जो व्यापार करें, व्यापार हमें हमारे जो है देश के अनुकूल हो, अर्थात इसमें जो है निर्यात अधिक किया जाए और आयात कम किया जाए। निर्यात अधिक करेंगे तो इससे जो है बाहरी जो धन है हमारे देश में आएगा और बाहर देश आएगा तो हमारे देश की शक्ति जो मजबूत होगी और अधिक से अधिक क्या करें, आयात करें। अधिक से अधिक किसका आयात करें, बाहरी जो है जैसे धातु सोना चांदी, इनका अधिक से अधिक आयात करें, इनको आने दे अपने देश में और उसके बदले में जो है वस्तुएं यहां से जो तैयार वस्तुएं दूसरे देशों में जाए ताकि सोने का आयात हमारे देश में अधिक से अधिक हो। तो राष्ट्रीय व्यापार को अपने पक्ष में करने के लिए जोर दिया गया। इसके लिए उन्होंने व्यापार वाणिज्य के नियम अपने अनुसार ही निर्धारित किए हैं। फिर नेक्स्ट है उपभोक्ता वस्तुओं का निर्माण। उपभोक्ता वस्तुओं का निर्माण, उपभोक्ता वस्तुओं का निर्माण। तो उपभोक्ता वस्तुओं का निर्माण के तात्पर्य यह है कि भाई सभी वाणिज्यवादी इस बात पर एक मत थे कि उपभोक्ता वस्तुओं का निर्माण अपने देश में ही कर लिया जाए। यानी हमारे देश के जो उपभोक्ता, हमारे देश में जिन वस्तुओं की आवश्यकता है उन वस्तुओं का उत्पादन हमारे देश में ही कर लिया जाए ताकि हमारे देश को दूसरे देशों से इस प्रकार की वस्तुओं का आयात न करना पड़े।
अर्थात अधिक से अधिक इनका उत्पादन हो ताकि हमारे देश के लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाए और शेष जो बचे उत्पादन उनको अन्य देशों में निर्यात किया जाए, जिससे अधिक से अधिक धन प्राप्त किया जा सके। अर्थात इससे हमारा देश जो है आत्मनिर्भर बनेगा। यानी हम जितनी भी यानी ज्यादा से ज्यादा वस्तुओं का उत्पादन करेंगे तो वस्तुओं का उत्पादन करने से हमारे देश की जो मांग है वो तो उन मांग की पूर्ति तो होगी, लेकिन उसके बाद यानी हमारे देश में खपत होने के बाद अन्य देशों में भी निर्यात किया जा सके। तो इससे अधिक से अधिक क्या करें, हम वस्तुओं का उत्पादन करें जिससे हमारा देश आत्मनिर्भर बने, दूसरे देशों पर हमें निर्भर रहने की आवश्यकता न हो। तो आज का अपना टॉपिक इतना ही है। धन्यवाद।